देखिए आजकल हम कोविड से जूझे, तो हमें पता कोविड एक वायरस है। तो वायरसेस की दुनिया एक बड़ी अजीब है। मेन चीज़ जो मैं जो आज बात, जैसे टाइटल है कॉमन कोल्ड वर्सेस HIV, मिरियाड वर्ड ऑफ वायरसेस, कि कॉमन कोल्ड वायरस है, HIV भी वायरस है। तो मैं जैसे अगर इन जनरल पूछूं, मेरी आदत है कि मैं मोनोलॉग नहीं करता, कि अगर मैं बात करूं कॉमन कोल्ड, सबको कॉमन कोल्ड होता, कोई पर्सन यहाँ नहीं हो सकता जिसको कॉमन कोल्ड नहीं हुआ हो अब तक। तो जब आपको कॉमन कोल्ड होता है, आप कोई दवाई लेते हैं? कौन कौन सी दवाई लेते हैं? अगर मैं जस्ट, इट्स नॉट ए टेस्ट, हम सब एक ही साइड पे हैं, दो साइड नहीं है। कौन कौन सी दवाई लेते हैं? तुलसी, राइट, राइट राइट। हाँ, या एलोपैथी में भी लेते होंगे लोग, है ना? कोई सेरिडॉन, कोई डी कोल्ड, है ना? से या डोलो 650। तो अब लेकिन मैं अगर ये सवाल पूछूं कि क्या कॉमन कोल्ड के लिए कोई मेडिसिन है, आप गूगल करिए, देयर इज नो मेडिसिन फॉर कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड के लिए कोई दवाई बनी ही नहीं, और ना ही बनाने की ज़रूरत है। कॉमन कोल्ड के बारे में एक बहुत मशहूर जोक है। कहते हैं किसी को कॉमन कोल्ड हो जाए तो वो अपने बेस्ट डॉक्टर के पास जाए और वो बेस्ट मेडिसिन दे, तो कॉमन कोल्ड मैक्सिमम 5 से 7 दिन में ठीक हो जाएगा। और बोलते कि अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाए, कोई दवाई नहीं लें, तो आप परेशानी में पूरा 1 हफ्ता लगेगा ठीक होने में। ये डिफरेंस है कॉमन कोल्ड के लिए मेडिसिन लेने में और ना लेने में। बिकॉज कॉमन कोल्ड के लिए कोई मेडिसिन नहीं है। कॉमन कोल्ड का डॉक्टर आपकी अपनी बॉडी के अंदर है, जो आपको ठीक कर देता है। हम ये जो आपने गिनाया सेट्रिजीन, डी कोल्ड, ये क्यों लेते हैं? सिम्टम्स के लिए। आपका रनी नोज हो गया, आंख नहीं खुल रही है, तो आप उसके लिए, उन सिम्टम्स को एलिविएट करने के लिए ले रहे हैं, ना कि कॉमन कोल्ड को भगाने के लिए। उसकी कोई दवाई है ही नहीं। तो अब कॉमन कोल्ड एक वायरस है, बॉडी अपने आप ठीक कर रही है। HIV भी वायरस है। तो उस केस में ऐसा क्या है कि हम इतनी देर से जूझ रहे हैं? हम हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर, ट्रस्ट मी, लगा चुके हैं। कितने साइंटिस्ट जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ लगा दी, आज तक हम उसके क्योर पे नहीं पहुंच पाए। हम उसकी कोई दवाई नहीं बना पाए उसको क्योर करने के लिए। तो ऐसा क्यों है? और जब HIV की बात आती है तो बहुत सारे लोगों को लगता है, जिनके बच्चे कॉलेजेस में पढ़ते हैं, कि कॉलेज में अक्सर जो है रेड रिबन क्लब होता है, डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर आके बताते हैं HIV ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा, ये करिए, ये नहीं करिए। आई एम ए साइंटिस्ट, आई एम नॉट हेयर फॉर दैट। मैं वो भाषण देने नहीं आया हूँ। आई एम ए साइंटिस्ट हु हैव फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन ड्रग्स अगेंस्ट HIV। जो HIV पे काम करता है, जिसने किया है जीन, उसको जीन थेरेपी में एक्सटेंड किया। तो मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैं डॉक्टर की तरह बात करने नहीं आया हूँ। अगर डॉक्टर की तरह नहीं करने आया हूँ तो फिर लगता है मेरे बहुत से साथियों को लगेगा, अरे ये तो अपनी रिसर्च यहाँ बताने आ गए, इतना टेक्निकल है, मुझे कैसे समझ आएगा? तो मैं ये हमेशा एक चैलेंज करता हूँ। यस, जो मैं बताने जा रहा हूँ हाईली टेक्निकल चीज़ है, लेकिन जिस प्राणी ने कभी आज तक साइंस नहीं पढ़ी, कभी साइंस का एस नहीं देखा, अगर मैं 80 to 90% भी उसको ये सिंपल चीज़ कन्विंस कर दूं कि कॉमन कोल्ड अपने आप ठीक हो जाता है और HIV नहीं, देन आई विल कंसिडर कि मेरा यहाँ आना अदर देन दैट सफल रहा। सो विद दैट चैलेंज आई विल जस्ट टेक दैट। जब हम HIV एड्स की बात करते हैं तो एक तरफ हम कहते हैं कि हर कॉलेज, हर हॉस्पिटल के बाहर बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ जब साइंटिफिक बेसिस पे जब हम कोशिश करते हैं पता लगाने की व्हाट इज़ द अवेयरनेस अबाउट HIV एड्स इन द सोसाइटी, तो पता चलता है कि मोर देन 50% ऑफ अर्बन यूथ दे आर अनअवेयर अबाउट एड्स। अनअवेयर का मतलब ये नहीं, उनको ये नहीं मालूम कि एड्स जो है HIV से होती है, ये नहीं, ये उनको पता है। लेकिन ऐसे ऐसे लोग हैं, जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ जहाँ लोग ये है कि बड़े बड़े फार्म हैं, तो वो कहते हैं मैं तो सारी उम्र अपने, हम हर चीज़ घर की खा रहे हैं, हम कोई सार ऑर्गेनिक ग्रोन खा रहे हैं, दूध घर का पी रहे हैं, मेरी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है, मेरे दादाजी से लेके मेरे तक आज तक किसी को फीवर नहीं हुआ, मेरी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है, शायद मुझे नहीं हो सकता। ऐसी ऐसी बहुत भ्रांतियाँ हैं। और अगर आपने ये देखना है कि अनअवेयर का मतलब क्या है, तो आप अफ्रीका में देखिए, अफ्रीका में इतनी तेज़ी से क्यों फैल रही है? क्योंकि जो वहाँ पे मिसकंसेप्शंस है कि क्या करने से ठीक हो जाएगा, उस चक्कर में HIV एड्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो मोर देन 50% अर्बन। अगर हम अर्बन की बात करते हैं तो आपके पास तो झाबुआ, जब मैं 2 साल यहाँ था, मैं झाबुआ से बहुत बच्चों को रिक्रूट करता था। तो आप सोचिए उन इलाकों में क्या होगा। सो एड्स के बारे में यूनाइटेड नेशन एड्स कमेटी कहती है कि इट किल्स मोर, इग्नोरेंस इज द मेन प्रॉब्लम। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहते हैं कि जितनी डेथ्स HIV एड्स रिलेटेड होती हैं,
वो सारे वार्स, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स टोटल मिला के भी नहीं होती। जब मैं सर्वेस की बात करता हूँ, एक सर्वे में हमेशा प्रोजेक्ट करता हूँ, हिंदू में सर्वे हुआ था केरला में, द हिंदू। तो उसका टाइटल था लिटिल अवेयरनेस अबाउट एड्स फाइंड्स द सर्वे। केरला, जिसको हम कहते हैं कि द मोस्ट लिटरेसी रेट हाईएस्ट है, 100% है। एंड व्हाट डिड दे से? They said, we found a lot of myths still persist. This is about Kerala. तो अगर हम केरला की मोस्ट लिटरेट की बात करते हैं, ये कुछ लोकल कटिंग्स है, I'll simply skip some of these. So अगर केरला में ये हालत है, तो सोचिए जो मैं कहता हूँ कि रिमोट एरियाज में क्या होगा। तो what I'm going to talk today is एंट्री ऑफ HIV into cells. I said हाईली टेक्निकल, लेकिन बिल्कुल ये चिंता नहीं कि मैंने साइंस नहीं पढ़ी हुई। HIV हमारे सेल में कैसे आता है, ये इम्यून सिस्टम को हमें पता है डैमेज करता है, कैसे करता है। और मूट क्वेश्चन, कॉमन कोल्ड अपने आप से क्योर हो सकता है, वायरस से है। HIV क्यों नहीं हो पा रहा, हम इतने साल से इसके पीछे लगे हुए। और अगर हमें पता हो तो देन वेयर एंड हाउ केमिस्ट कुड कम टू द रेस्क्यू ऑफ एन एड्स पेशेंट। ओरिजिन ऑफ HIV की आज मैं बात नहीं करूंगा, क्वेश्चंस होंगे यार ले लूंगा, लेकिन ओरिजिन ऑफ HIV पे नहीं जाऊंगा, वी अनदर 1 आवर का लेक्चर है। एंड देन इन द एंड सब कुछ बताने के बाद मैं 3 मिनट लूंगा ये अपना पर्सपेक्टिव देने के लिए कि एड्स इज ए हाईली डिफिकल्ट डिजीज टू गेट, इट्स स्प्रेडिंग लाइक वाइल्ड फायर। लेकिन बड़ी मुश्किल से आपको अगर एड्स लेनी है अपने ऊपर, तो बहुत मुश्किल से लेनी पड़ेगी। हम कहते हैं पैर पे कुल्हाड़ी मारना। अगर एड्स एक कुल्हाड़ी है तो आप उस कुल्हाड़ी को पैर पे मार के भी एड्स नहीं ले सकते, आपको कुल्हाड़ी रख के उसके ऊपर जंप करना पड़ेगा। इतनी डिफिकल्ट है ये डिजीज लेना, उसके बावजूद इट इज स्प्रेडिंग लाइक वाइल्ड फायर। इस पे मैं आपको अपना पर्सपेक्टिव दूंगा। जब हम एड्स की बात करते हैं, एवरी वर्ड हैज़ बीन वेरी नाइसली चोजन। ए फॉर एक्वायर्ड, बिकॉज दिस इज समथिंग जो आपको अपने लाइफ टाइम में ही होनी है, जेनेटिक नहीं है। मेरी बेटी की आइज़ का कलर मेरे से मिलता है, दैट इज जेनेटिक ट्रांसफर, बट एड्स इज नॉट जेनेटिक ट्रांसफर। मुझे एड्स है तो मेरे बच्चे को जरूरी होगी, नो, इट्स नॉट जेनेटिक। सो एक्वायर्ड, ए फॉर एक्वायर्ड। आई इम्यून, बिकॉज ये इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है, उसको काम नहीं करने देता। डेफिशिएंसी, इट मेक्स द इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट, इसलिए डी फॉर डेफिशिएंट। सिंड्रोम, बिकॉज एड्स कोई एक अकेली बीमारी नहीं है, इट्स अ क्लस्टर ऑफ डिजीजेज। एड्स रिलेटेड डिजीजेज हो जाती हैं 23 में से, जब 5 हो जाती है तो हम कहते हैं कि अब ये फुल ब्लोन केस ऑफ एड्स हो गया। हमें मालूम है कि एड्स जो है वो HIV से होती है। इसमें भी H इज़ फॉर ह्यूमन, बिकॉज ये एक ऐसा वायरस है जो सिर्फ ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट करता है और किसी को नहीं। ऐसे और सिमिलर वायरसेस है लाइक SIV, सिमियन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो मंकीज़ में होता है। FIV, फिलाइन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो कैट्स में होता है। तो SIV, FIV ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट नहीं करते, और HIV जो है वो कैट्स या मंकीज़ को इन्फेक्ट नहीं करता, इसलिए H, वी आर द ओनली एनिमल विच हार्बर दिस वायरस। I फॉर इम्यूनोडेफिशिएंस, बिकॉज ये इसका पर्पज़ ही यही है टू मेक आवर इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट, नॉट टू लेट इट वर्क प्रॉपरली। वी जो है वायरस, दैट मीन्स इसकी जो कैटेगराइजेशन है, इट्स नॉट अ बैक्टीरिया, इट्स नॉट अ फंजाई, इट्स नॉट अ मोल्ड, इट्स अ वायरस। सो वी इज़ फॉर वायरस। और वायरस की एक खासियत होती है, जैसे मैंने कहा साइंस नहीं पढ़ी तब भी जो है आई शुड बी एबल टू एक्सप्लेन। तो वायरस की एक फैसिलिटी, एक क्वालिटी होती है, इट कैन रिप्रोड्यूस बाई इटसेल्फ। इसको एनिमल किंगडम की तरह मेल फीमेल नहीं चाहिए। हमें रिप्रोडक्शन के लिए मेल फीमेल चाहिए, वायरस को नहीं चाहिए। वायरस अपने जैसे और वायरस पार्टिकल्स विदाउट मेल फीमेल सिस्टम के बना सकता है। क्या HIV एक ही तरह का? HIV बेसिकली 2 तरह का है, लेकिन एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से क्लिनिकली इनडिस्टिंग्विशेबल एड्स होती है। ये सिर्फ हमारे साइंटिस्ट के लिए ज़रूरी है। 1 और 2 उसमें से भी जो HIV-1 है वो मोर प्रिवेलेंट है। इसके 3 ग्रुप्स हैं, M, N and O. N is a new group found only in Cameroon, and O is an outlier group which is concentrated in about 16-17 countries of West Central Africa. इन सब में से जब इंडिया या एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, इस एरिया की बात आती है, तो ग्रुप M के आगे बहुत सारी सब टाइप्स हैं, A, B, C, D, F, G, H, एंड में लिखा CRF। CRF इज सर्कुलेटिंग रिकॉम्बिनेंट फॉर्म। दैट मीन्स अगर एक पेशेंट की बॉडी में A और C दोनों मिल गए, तो we say what we say that these 2 strains of virus in the body of the patient, they will combine together, what we call that they will have viral sex and they will give a new CRF of AC. तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, फिर A और C मिलके एक बनाएंगे, C, D मिलके एक बनाएंगे, B और C मिलके, सो देयर कैन बी थाउजेंड्स ऑफ CRFs, राइट। सो जब हमारे पार्ट की बात आती है तो इन्फेक्शन इज मेनली बाय HIV-1 ग्रुप M सब टाइप C, जिससे कि सबसे बड़े जो एपिडेमिक वर्ल्ड के हैं वो इससे हुए हैं। हिस्ट्री ऑफ डिजीजेज में देखिए, एवरी 20-30 ईयर्स वी गेट न्यू डिजीजेस। जैसे कोविड आपके लाइफ टाइम में आई, सार्स आपके लाइफ टाइम में आई, हांटा वायरस आपके, इबोला वायरस आपके लाइफ टाइम में आया। समटाइम्स डिजीज़ नहीं होती है, समटाइम्स डिजीज़ हमारे साथ होती है, बट लेकिन हम
टेक्नोलॉजिकली उस स्टेज पे तब अब पहुंचे हैं कि जब हम उसको देख सकें। सो इसी कड़ी में एड्स भी हमें मिला और हम कहते हैं ये HIV से है। HIV है क्या? सो इंटरेक्शन ऑफ और यू सी द acknowledgement that HIV exists for a common man, it all started on July 3, 1981, जब न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बहुत ही छोटा सा आर्टिकल छपा with the title Rare Cancer Seen in 41 Homosexuals. Rare cancer. Remember, उस वक्त जो है ये ऑटोइम्यून कैंसर से मिला, पहला केस था, छोटी सी न्यूज़ थी, फर्स्ट पेज पे नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं कि एक ऐसी डिजीज़ जो 41 लोगों में है, इट कैन हैव मच इम्पैक्ट। छोटी सी न्यूज़ आई और उस वक्त इसको कैंसर माना गया। आज हमें मालूम है ये कैंसर नहीं है। छोटी क्यों थी? किसी को ये नहीं मालूम था कि 81 में जो 41 पीपल से स्टार्ट हो रही है, सून इट विल हैव द पोटेंशियल टू क्रॉस 41 मिलियन। सो 81 में 41 से जो स्टार्ट हुई, टुडे वी हैव 38.4 मिलियन पीपल लिविंग इन द वर्ल्ड विद HIV, लिविंग नॉट डेड, दैट इज मेन थिंग, लिविंग। सो 38.4 million living, 1.5 million newly infected every year, 0.65 million deaths every year. Total number of infections 84.2 million, or total number of deaths 40 million. 40 million people we have already lost to HIV alone. That is what I was saying, that the executive director says. इसका impact अगर आप देखें तो साउदर्न अफ्रीका, नॉट साउथ अफ्रीका एज ए कंट्री, साउदर्न अफ्रीकन कंट्रीज में इनिशियल 10 years में, इनिशियल 25 years में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 years कम हो गई। तो आप सोचिए कितने बड़े लेवल पे इसका इम्पैक्ट हुआ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ सो मेनी कंट्रीज इन द साउदर्न अफ्रीकन रीजन। स्वाजीलैंड में आज भी 28% पॉपुलेशन इज इन्फेक्टेड, लेसोथो 21%, बोत्सवाना 18.6, साउथ अफ्रीका 18.3। क्योंकि हम नहीं चाहते कि उस रास्ते चलें, तो इसलिए हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए। एंड टीचर्स आर द बेस्ट एजेंट्स ऑफ चेंज। सो टीचर्स एंड स्टूडेंट्स वी मस्ट टॉक अमंग्स देम। सो इंडिया के बारे में भी पिक्चर कोई बहुत ज़्यादा रोजी नहीं है। वी हैव 2.4 मिलियन पीपल, 24 लाख लोग इंडिया में HIV इन्फेक्टेड हैं। हर साल 63,000 को नया इन्फेक्शन होता है। और एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट जो इसके अगेंस्ट ट्रीटमेंट है, जो बहुत एक्सपेंसिव है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम से एब्सोल्युटली फ्री है, दैट इज ओनली 1.6 मिलियन आउट ऑफ 2.4 मिलियन आर कवर्ड बाय दैट। एंड एवरी ईयर वी लूज 42,000 इंडियन men, women and children. These are some of you see the clippings from the newspapers for different. So amongst all countries, we rank number 3 for the number of people living with HIV in the world. First is South Africa, second is Nigeria, third is India. और ये एक ऐसी पोजीशन है जब हम विश्व गुरु बनने की तरफ है, तो यहाँ हम ऊपर नहीं जाना चाहते, यहाँ हम सबसे नीचे पायदान पे आना चाहते हैं, हम इसके ऊपर नहीं जाना चाहते। विद इन इंडिया यू सी एवरी स्टेट हैज़ इट, सम हैव लेस, some have less, some have more, and there are 4 states which account for more than 50%. Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka and Telangana. Madhya Pradesh is not in the first 4. Our national average is 0.22%, and you can see that there are 13 states which are below the national average of 0.22%. And you can find your state here, Madhya Pradesh, 0.10. So you are relatively faring better than the national average. I think that congratulations to all of you, because you are not even close to 0.22. So, but there is no state which is free of this infection. Percentage wise, Mizoram has the highest. Number of people wise, number of HIV people wise, Maharashtra has the highest number. So our northeast sisters, they are having a very high viral load of HIV. So now we know that HIV is the virus that causes AIDS, and it started from 1981. But what kind of virus it is? जब मैंने कहा कि जिन लोगों ने नहीं पढ़ी उनके लिए भी, तो वो ये याद रखेंगे HIV एक रिट्रो वायरस है। रिट्रो वायरस के बहुत तरह के होते हैं। रिट्रो मीन्स उल्टा कैसे? बिकॉज जो हमारा बॉडी का नॉर्मल जेनेटिक फ्लो है वो है DNA टू RNA, RNA टू प्रोटीन्स। जैसे मैंने कहा मेरी बेटी की आईज का कलर मेरे से मैच करता है, तो माई DNA वेंट टू माई डॉटर, वहाँ जाके DNA से RNA बना, RNA ने वही प्रोटीन बनाई जिससे कि टेक्सचर ऑफ माई डॉटर्स आईज कलर इज द सेम एज माइन, राइट। ये रिट्रो वायरस है, तो मीन्स हमारा जेनेटिक मटेरियल है DNA, ये रिट्रो, ये उल्टा है, इसका जेनेटिक मटेरियल RNA है।
तो इसको उल्टा चलना पड़ता है, पहले आरएनए से डीएनए, फिर डीएनए से आरएनए, फिर आरएनए से प्रोटीन, इसलिए ये रीट्रो है। हम हैं डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। ये रीट्रो वायरस है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए में नहीं है, आरएनए में है। एंड जैसा मैंने कहा, वायरस अपने आप रेप्लिकेट कर सकते हैं, उनको मेल फीमेल नहीं चाहिए। एचआईवी अपने आप रेप्लिकेट कर सकता है लेकिन बाहर नहीं कर सकता। अगर हम इस प्लेट में डाल के यहाँ रख दें तो सारा दिन रखे रखें, वो रेप्लिकेट नहीं कर सकता। वंस इट इज इनसाइड द सेल्स तो वो एक दिन में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ वायरस पार्टिकल्स नए बना सकता है। उसको कोई मेल फीमेल काइंड ऑफ सिस्टम नहीं चाहिए। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है, जिन लोगों को साइंस से वास्ता नहीं है, कि वो कर तो सकता है मेरी बॉडी के अंदर जाके अपने आप से रेप्लिकेट, लेकिन उसको करने के लिए एक विचोलिया चाहिए। जैसे मैरी मेकिंग के लिए, जो आप मैरिज मेकिंग के लिए जो हमारा ओल्ड ट्रेडिशनल सिस्टम है, वो कोई आपको बताता है मेल है फीमेल है। सिमिलरली यहाँ पर हम केमिस्ट्री में कह देते हैं कैटलिस्ट, नॉर्मल सेंस में आप कह लीजिए एक विचोलिया। वो कैटलिस्ट जो है उसको चाहिए एक एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं आरटी। मीन्स नंबर 1, वो अपने आप रेप्लिकेट नहीं कर सकता। रेप्लिकेट कर सकता है तो मेरी बॉडी के अंदर कर सकता है। मेरी बॉडी के अंदर भी तब कर सकता है जब उसके पास आरटी एंजाइम हो या कैटलिस्ट हो या विचोलिया हो, आप उसको जैसे मर्जी कहें। ये स्ट्रक्चर एचआईवी की क्या है, ये एक बिल्कुल एक स्फेरिकल बॉल की तरह है, जिसके ऊपर बाहर मशरूम की तरह आप देखें ये प्रोटीन्स निकली हुई है जो बाहर निकली हुई है। अगर हम इसको अदरवाइज देखें तो इसके 2 पार्ट हैं। इसका जो साइज है वो बहुत ही छोटा है, अबाउट 100 नैनोमीटर्स, 1/10,000th ऑफ ए मिलीमीटर। आपके बाल से भी कहीं महीन, 1/10,000th ऑफ ए मिलीमीटर। फुट्टा अपने हाथ में पकड़ के देखें, उसका 1 मिलीमीटर का 10,000वां हिस्सा वो इसका साइज है। और इसके 2 पार्ट है, एक है वायरल एनवेलप, ये जो बाहर पैरेट ग्रीन कलर की आपको बाइलेयर दिख रही है। मेन इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ ये है वायरल एनवेलप में कि इसके बाहर जो मशरूम की तरह चीज़ें दिख रही हैं, ये इस वायरस की आइडेंटिटी है। इसको हम कहते हैं एंटीजेंस। अभी आज कोई इन्फ्लुएंजा पे एक प्रेजेंटेशन थी तो एंटीजेंस की हम बात कर रहे थे। सो बेसिकली दीज आर एंटीजेंस। एंटीजन इज जस्ट लाइक द आइडेंटिटी, जैसे हमारी आइडेंटिटी फिंगरप्रिंट से 7 बिलियन पीपल ऑफ द वर्ल्ड, किन्हीं 2 लोगों की फिंगरप्रिंट्स आपस में मैच नहीं करते। दैट इज आवर आइडेंटिटी। वायरस की आइडेंटिटी एंटीजन से है। सो एचआईवी का जो वायरस है उसका एंटीजन अलग होगा पोलियो से, पोलियो का अलग होगा कोविड से, कोविड का अलग होगा मीजल से। दैट मीन्स एक वायरस का एंटीजन दूसरे वायरस के एंटीजन से मैच नहीं करेगा। सो जैसे फिंगरप्रिंट हमारी आइडेंटिटी है, एंटीजन वायरस की आइडेंटिटी है। और फिर इसके अंदर एक जो कोर है जो बुलेट शेप की, वो है, दैट इज वी कॉल इट एज द वायरल कोर। वायरल कोर में क्या है, वायरल कोर में इसके जेनेटिक मटेरियल मीन जिसकी वजह से ये अपने जैसे और बना सकता है। 2 कॉपीज ऑफ आरएनए, वो जो आपको 2 रस्सियां दिख रही हैं सिंगल स्ट्रैंड, 2 कॉपीज ऑफ आरएनए एंड द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो आपको 2 गोले दिख रहे हैं, वो एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्यों इसको अपने जैसे और बनाने हैं, तो इसको इंस्ट्रक्शन चाहिए जेनेटिक मटेरियल आरएनए, और विचोलिया चाहिए, कैटलिस्ट चाहिए, एंजाइम चाहिए आरटी, वो इसके साथ है, अपने पास है इसके पास। अब हम बात करते हैं, जब हमें यह समझ आ गया कि इसकी आइडेंटिटी यहां से है, मटेरियल इसका आरएनए है और एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, हम कहते हैं एचआईवी इम्यून सिस्टम को किल करता है। द नेम सेज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। हाउ डज इट किल द इम्यून सिस्टम? अगर हमें यह समझना है तो हमें पहले यह समझना पड़ेगा कि हमारा इम्यून सिस्टम काम कैसे करता है, हाउ इट फाइट्स द डिजीज। सो इम्यून सिस्टम है क्या? इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। इट्स अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सेल्स एंड केमिकल्स, डिफेंस नेटवर्क है, जिसका कि काम एक ही है कि कोई भी इन्वेशन बाहर से है, वो चाहे बैक्टीरिया की है, वायरस की है, मोल्ड है, फंजाई है, यूवी लाइट है, कांटा चुभा है, तो वो इम्यून सिस्टम का काम है कि उससे मुझे कैसे बचाना है। और जिस तरह का अटैक है, बैक्टीरिया है तो अलग तरह का इम्यून सिस्टम अटैक करेगा, वायरस है तो अलग तरह का करेगा, फंजाई है तो और करेगा, यूवी लाइट है तो और है। सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, आप जा रहे हैं, आप पैदल घूम रहे हैं, आपके पैर में कांटा लग गया, शाम तक जो आप देखेंगे आपका वो जहाँ कांटा लगा वहाँ स्वेलिंग हो जाती है। दिस इज एन ओवर सिंप्लीफाइड वे टू एक्सप्लेन इम्यून सिस्टम, कि वो आप उसको बाहर धकेलने की कोशिश कर रहा है स्वेल करके, कि इसको बाहर निकाला जाए, राइट। अब जब वायरसेस की बात आती है तो इम्यून सिस्टम का जो पार्ट वायरसेस के लिए कंट्रोल करता है वो है टी सेल, जिसको हम कहते हैं T4 सेल और T4 हेल्पर सेल, और इन सिंपल सेंस वी से टी सेल। ये तीसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि वायरस जब भी मेरी बॉडी में जाएगा, कोई भी वायरस, वो कोविड हो, एचआईवी हो, कॉमन कोल्ड हो, कोई भी है, तो टी सेल है मेरी बॉडी का जो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। अब अगर मुझे ये समझना है कि एचआईवी कैसे इम्यून सिस्टम को कैप्चर करता है, तो मुझे पहले ये समझना पड़ेगा कि जो टी सेल है वो जब भी कोई वायरस बॉडी में आता है तो वो क्या करता है, वो कैसे कंट्रोल करता है। अब मान लेते हैं कि ये कॉमन कोल्ड का वायरस है, ये जो ग्रीन वायरस है ये कॉमन कोल्ड का है, और सिंप्लिसिटी के लिए मैं ये मानता हूं कि जिसको ये हो रहा है, जिसकी हम प्रोसेस देख रहे हैं, उसको पहली बार हो रहा है। मान लीजिए एक नया बच्चा है जिसको पहले कभी नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम
कॉमन कोल्ड का इन्फेक्शन हुआ किसी भी पर्सन को। अब मैंने क्या कहा, उसकी आइडेंटिटी किससे, एंटीजन से, वो बाहर उसकी आइडेंटिटी दिख रही है हमें ये कार्टून में। तो अब जैसे ही जो है ये वायरस हमारी बॉडी में जाता है तो हमारी बॉडी में कुछ और सेल्स हैं जैसे मैक्रोफेज ये बॉडी के फूडीज़ हैं, हमेशा भूखे रहते हैं एंड दे कैन आइडेंटिफाई कि मेरी बॉडी का पार्ट क्या है और मेरी बॉडी का पार्ट क्या नहीं है। तो मैक्रोफेज पूरी बॉडी में चल रहे होते हैं, हमारे ब्लड के अंदर होते हैं। ये जैसे ही देखते हैं उनको लगता नो दिस इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ माई बॉडी। सो इमीडिएटली जैसे ही वो देखता है वो इमीडिएटली वो वायरस को पकड़ लेता है। वायरस को पकड़ के वो क्या करता है, उसको अपने अंदर समा लेता है, लेकिन उसकी जो आइडेंटिटी है उसको बाहर डिस्प्ले कर देता है कि वायरस को तो उसने पकड़ लिया लेकिन एंटीजन बाहर डिस्प्ले कर दिया। इट इज़ इक्वलेंट टू कि आप मान लीजिए अपने घर में एक गांव है आपका, छोटा सा, बड़ा एडवांस्ड है, सबके फिंगरप्रिंट्स एक मशीन पे हैं और रात को चोर घर में घुसा है, उसने सारी लाइट्स वाइट्स बंद कर दी। तो आपने क्या किया कि एक कंबल लेके चोर को पकड़ लिया और उसका हाथ बाहर निकाल लिया। अब आपको दिख नहीं रहा अंधेरे में कौन है, लेकिन मैंने कहा एडवांस विलेज है, लाइट थी नहीं, लेकिन जो आपका मशीन है वो तो फिंगर रीडिंग जो है वो तो उस पर चलती है, बैटरी पे चलती है। आपने मशीन पे लगाया और आपने देख लिया ये राम सिंह, श्याम सिंह, सीता गीता कौन है, आपने आइडेंटिटी पहचान ली, चोर को पकड़ लिया, शक्ल नहीं दिखी लेकिन आइडेंटिटी पहचान ली। सेम इज हियर, उसने क्या किया, उसको तो अपने अंदर टमी में ले लिया लेकिन जो एंटीजन जो उसकी आइडेंटिटी है उसको बाहर निकाल दिया। अब क्योंकि एक वायरस की एक ही आइडेंटिटी होती है और टी सेल इमीडिएटली मैक्रोफेज क्या करता है, उसको ये लगता है ये है तो वायरस जैसा कुछ लग रहा है, तो वो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है। सारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है जिसमें टी सेल भी है। टी सेल आता है, देखता है यस दिस इज अ वायरस अटैक। अब ये पहली बार कॉमन कोल्ड आपको हुआ है तो टी सेल आता है, वो आके देखता है। टी सेल है मैनेजर, वो ऑर्केस्ट्रा मैनेजर है, उसको सारे इन्फेक्शन को मैनेज करना वायरस को। वो तुरंत एक स्पेशलिस्ट को बुलाता है। ये सब नाम रियल हैं, ये XYZ नहीं है लाइक मैथमेटिक्स की, दिस इज लेट दिस बी X लेट दिस बी Y। सो टी इज रियल, मैक्रोफेज इज रियल। सो टी सेल जो है वो बॉडी में, हमारी बॉडी में वायरस का स्पेशलिस्ट बैठा है। जो मैंने कहा कॉमन कोल्ड की दवाई कौन बनाता है, उसका स्पेशलिस्ट है ये बी सेल, मेरी बॉडी का, अगेन द रियल नेम। सो टी सेल कहता है ये वायरस अटैक है, वो तुरंत बी सेल को बुलाता है जो कि बॉडी में मेरी वायरस स्पेशलिस्ट है। बी सेल आता है, बी सेल की मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है, वो जिस वायरस को एक बार रीड कर लेता है वो बहुत लंबे समय तक उसको मेमोराइज करके रखता है। तो बी सेल आता है, वो इमीडिएटली जो है आके रीड करता है कि क्या ये वायरस से मैं पहले कभी मिला हूँ। अब मैं ये मान रहा हूँ कि पहली बार हुआ है, सिंप्लीफाई करने के लिए फर्स्ट टाइम हुआ। तो बी सेल देखता है, कहता नहीं मेरे पास इसकी कोई मेमोरी नहीं है, तो वो इमीडिएटली इसको देख के इसकी दवाई बनाना शुरू करता है। वो दवाई क्या बनाता है, एंटीजन को रीड करके वो बॉडी में एंटीबॉडीज बनाता है। अब कोविड में कहते थे रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, दिस इज द एंटीबॉडी टेस्ट। तो एंटीबॉडी क्या है, मान लीजिए अगर वो कोविड का वायरस है जो मैंने दिखाया, तो उसके एंटीजन को देख के वो एंटीबॉडीज बनाता है। वो एंटीबॉडीज कैसे बनाता है, वो एंटीबॉडीज ऐसी होती हैं कि जैसे लॉक एंड की अरेंजमेंट। अगर आप देखिए ऐसा लग रहा है कि जैसे जो एंटीजन है वो उसमें से कट के निकला हुआ है। जैसे बच्चे ABC ब्लॉक से खेलते हैं, ए वाला ब्लॉक ए में ही जाएगा, बी में नहीं जाएगा। सो ऐसे ही इसमें देखिए ऐसा लग रहा है कि ये जो एंटीजन है इसका ग्रीन वाला, ये वहाँ से कट के निकला है कि जैसे अगर 2 डायमेंशनल में अगर आप देखें, सेम इन द 3 डायमेंशनल। तो दैट मीन्स एंटीजन स्पेसिफिक है तो एंटीबॉडी भी स्पेसिफिक है। जो कोविड की एंटीबॉडी है वो HIV पे काम नहीं करेगी, वो कॉमन कोल्ड पे काम नहीं करेगी, कॉमन कोल्ड की HIV पे नहीं करेगी, बिकॉज इट इज़ लाइक ए मिरर इमेज, इट इज़ लाइक ए लॉक एंड की। तो उसका क्या, अब मिलियंस क्यों, क्योंकि अब मैक्रोफेज तो इतने नहीं है कि एक एक वायरस को पकड़ पाए, तो वो तुरंत मिलियंस ऑफ एंटीबॉडीज बना के मेरी बॉडी में सर्कुलेट होने लग जाती हैं। अब एंटीबॉडी क्योंकि ये मिरर इमेज है, ये कार्बन कॉपी है, इट इज़ जस्ट लाइक ए लॉक एंड की अरेंजमेंट। जैसे ही अब बॉडी में घूम रही हैं, जैसे ही किसी कोई एंटीबॉडी वायरस से टकराती है, इमीडिएटली दे गेट लॉक्ड बिकॉज इट इज़ मेड फॉर ईच अदर। वो बनाया ही उस तरह से है कि उसका वो कॉम्प्लीमेंट्री है। अब जैसे ही इसको पकड़ता है, ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये हमारी बॉडी के खाड़कू हैं, सुसाइड स्क्वाड्स हैं, आत्मघाती दस्ते हैं ये मेरी बॉडी के, हर किसी की बॉडी में। क्यों, जैसे ही वो पकड़ता है, नाउ द एंटीबॉडी इज रेडी टू कमिट सुसाइड। एंटीबॉडी सेंड्स अ मैसेज टू द मैक्रोफेज, कम ईट मी अलॉन्ग विद वट एवर आई हैव कैप्चर्ड ना। आजकल विलन मूवीज का बड़ा शौक है, बोले हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। द सेम इज विद द एंटीबॉडी। सो एंटीबॉडी सेंड्स द मैसेज टू मैक्रोफेज कि आओ मुझे भी खा जाओ और मैंने जो पकड़ा उसको भी खा जाओ। मैक्रोफेज आता है, एंटीबॉडी को भी खत्म कर देता है, वायरस को भी खत्म कर देता है। अब एंटीबॉडीज मिलियंस है, उन्होंने पकड़ के रखा हुआ है, मैक्रोफेज आ रहा है, आके खा उसको खत्म कर रहा है। एक स्टेज ऐसी आएगी जब सारे वायरस एंटीबॉडी ने पकड़ लिए और वो सारे के सारे मैक्रोफेज ने डिवॉर कर दिए, खत्म कर दिए, एलिमिनेट कर दिए, राइट।
इस सारे प्रोसेस में 3 से 5 मैक्सिमम 7 दिन लगते हैं। इसलिए जो कॉमन कोल्ड आपका है, फर्स्ट टाइम 1 वीक ले सकता है, सेकंड टाइम यूजुअली इफ द इम्यूनिटी इज ओके, यूजुअली 3 से 5 दिन में कॉमन कोल्ड, तीसरे दिन ठीक होने लगता है, 5 दिन में ठीक हो जाता है, बिकॉज 5 दिन में जो एंटीबॉडीज बनने के बाद उन्होंने कॉमन कोल्ड वायरस को पकड़ के मैक्रोफेज ने एलिमिनेट करना शुरू कर दिया। जब ये सब कुछ हो जाता है, जब कोई भी नहीं बचता, उसमें वायरस नहीं बचता, देन कम्स द जॉब ऑफ अनदर सेल जिसको हम कहते हैं टी सुप्रेसर सेल। टी सुप्रेसर सेल जो है वो सब कुछ चल रहा है, टी ने बी को भेज दिया, बी ने एंटीबॉडी बना दी, सुप्रेसर सेल चुप करके देख रहा है, गिन रहा है कि कोई वायरस बचा तो नहीं है। अब जैसे ही उसको लगता है बॉडी में कोई वायरस नहीं बचा, तो वो इन सारे सेल्स को इंफॉर्मेशन देता है कि गाइज नाउ यू रिलैक्स, नो मोर वायरस, कम बैक टू योर ग्राउंड स्टेट। इट इज जस्ट लाइक कि एनिमी खत्म हो गया तो जो जनरल है वो अपनी आर्मी को कहता है ओके गो बैक टू बैरक्स। सो दैट्स द जॉब ऑफ टी सुप्रेसर सेल। सो टी सुप्रेसर सेल कहता है खत्म, अब आप ग्राउंड स्टेट पे आ जाइए, फाइटिंग फिट से वापस आ जाइए, और सारे के सारे सेल डीएक्टिवेट हो जाते हैं। अगर ये टी सुप्रेसर सेल काम नहीं करे तो अब क्या है कि सारे सेल एक्टिवेटेड है टू किल द वायरस, वायरस है नहीं। सो समटाइम्स क्या होता है, मिस फायर होता है। मिस फायर मीन्स नाउ दे स्टार्ट फाइटिंग योर ओन सेल्स, और जब वो आपके सेल से लड़ना शुरू कर देते हैं तो आपको ऑटो इम्यून डिजीजेस होती हैं। सो वन ऑफ द रीजंस टू गेट ऑटो इम्यून डिजीजेस कि आपका टी सुप्रेसर सेल काम नहीं कर रहा है। एक बार आपका इम्यून एक्टिवेट हुआ, उसके बाद इम्यून सेल सारे एक्टिवेटेड है एंड दे आर जस्ट हैविंग क्लाशनिकोव इन हैंड एंड किलिंग देयर ओन सेल और योर ओन बॉडी सेल्स, बिकॉज वायरस तो है ही नहीं। तो अब देखिए कितना फुल प्रूफ मैकेनिज्म है कि वायरस आया, वायरस को पकड़ा, उसके एंटीजन को रीड किया, आइडेंटिटी देख के उसको कॉम्प्लीमेंट्री मिरर इमेज लॉक एंड की अरेंजमेंट बनाया, और बना के एंटीबॉडीज बन गई, दवाई बन गई, एंटीबॉडी ने पकड़ा, मैक्रोफेज ने डिस्ट्रॉय कर दिया। सच अ फुल प्रूफ मैकेनिज्म। तो एचआईवी के केस में ऐसा क्या होता है, सब कुछ सेम होता है। एचआईवी बॉडी में जाता है, मैक्रोफेज पकड़ता है, टी सेल आता है, टीबी को बुलाता है, बी एंटीबॉडीज बनाता है, सब कुछ वैसे ही चलता है। लेकिन ये जो नॉर्मल रिस्पॉन्स है वो इसको डिस्टर्ब कर देता है। It interferes. How it interferes, now we can understand it in a better way when we understand कि कॉमन कोल्ड में क्या होता है। अब HIV कैसे करता है, हमने कहा ये HIV का नीचे वाला है स्ट्रक्चर है, लेकिन मुझे अपने पार्ट के लिए सिंपल कार्टून चाहिए तो मैं ऊपर वाला यूज़ करता हूँ कि जिसमें एंटीजन है। देखिए टेक्निकलिटीज़ में मैं नहीं जा रहा, एनीबडी वुड लाइक टू डिस्कस इन डिटेल वी कैन, कि उसके पार्ट क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन 120, ग्लाइकोप्रोटीन 140, वी कैन 141 वी कैन डिस्कस, बट आइडेंटिटी उसकी बाहर एंटीजन है, अंदर 2 रस्सियाँ हैं आरएनए सिंगल स्ट्रैंड और एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब हमने कहा कि बॉडी में जो कंट्रोल करता है वायरस इन्फेक्शन को, दैट इज टी सेल। और वो कैसे करता है, टी बी को बुलाता है, बी एंटीजन की कार्बन कॉपी बनाता है। लेकिन ये हमारी बॉडी का है टी सेल। टी सेल में और वायरस में डिफरेंस क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है डीएनए। डीएनए मींस डबल स्ट्रैंडेड, 2 रस्सियां। अगर आप देखें ये टी सेल है, इधर इसमें 2 रस्सी है, राइट, या अगर ये दिखता हो तो डीएनए। अब ये वायरस सुपर स्मार्ट है। इसने क्या किया, नॉर्मल प्रोसेस क्या है कि बी सेल एंटीजन को देख के उसका मिरर इमेज की एंटीबॉडी बनाता है। इसने क्या किया, इस सेल ने, इसने अपने एंटीजन को इस तरह से इवॉल्व किया इन एवोल्यूशन दैट इट्स एंटीजन इज ए कार्बन कॉपी ऑफ द प्रोटीन्स ऑन द टी सेल। जैसे वायरस के बाहर प्रोटीन्स हैं जिनको हमने कह दिया एंटीजन, ऐसे टी सेल के बाहर भी कुछ प्रोटीन्स हैं जो इसके लिए स्पेसिफिक है, उनको हम कहते हैं रिसेप्टर साइट्स। रिसेप्टर साइट्स और CD4, cluster designation 4 is the technical name, receptor. Receptor, what is receptor? Receptor is simply nothing but simply a receptionist. कि कोई पहली बार NITTR में आया, उसको मिलना है, आप मान लीजिए उसको डायरेक्टर साहब से मिलना है, उसको नहीं मालूम कहाँ बैठते हैं, तो रिसेप्शनिस्ट पे जाए, वो बोलेंगे ओके गो टू द एडम ब्लॉक, फर्स्ट फ्लोर, टेक ए लेफ्ट टर्न एंड रूम नंबर 102, यू विल गेट द डायरेक्टर। सेम इज द जॉब ऑफ दीज रिसेप्टर्स, दे आर रिसेप्शनिस्ट ऑफ द सेल। इनकी जॉब है बाहर के इंफॉर्मेशन को अंदर पहुंचाना, अंदर के इंफॉर्मेशन को बाहर पहुंचाना। तो वायरस ने क्या किया, अपने एंटीजन्स को, प्रोटीन्स को ऐसे डेवलप कर लिया कि वो कार्बन कॉपी है प्रोटीन्स ऑन द टी सेल। अब उससे क्या होता है, मान लीजिए 100 HIV पार्टिकल्स मेरी बॉडी में गए, 99 को ऐसे ही डील किया मेरी बॉडी ने जैसे कॉमन कोल्ड को किया, कि एंटीबॉडी ने पकड़ लिया, मैक्रोफेज ने पकड़ लिया। एक वायरस इससे पहले कि वो एंटीबॉडी से या मैक्रोफेज से टकराता, वो टी सेल से टकरा गया। अब क्या होगा, वही होगा जो एंटीबॉडी एंटीजन में होता है, बिकॉज इसने अपने एंटीजन को HIV ने ऐसे बना लिया कि वो कार्बन कॉपी है टी सेल की। सो विद द रिजल्ट व्हाट हैपेंड, नाउ दे विल गेट लॉक्ड। व्हेन दे विल गेट, द मोमेंट दे गेट लॉक्ड,
इट इंजेक्ट्स इट्स कोर में क्या था, आरएनए, उसका जेनेटिक मटेरियल, एंड द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब जैसे ही वो कोर में गया, अब उसका रीट्रोवायरस उल्टा स्टार्ट हुआ। अभी तक इन्फेक्शन नहीं हुई, मेरे सेल में चला गया। इन्फेक्शन के लिए उसको अपने जेनेटिक मटेरियल को मेरे सेल के न्यूक्लियस में, बीच वाले पार्ट में, जहां टी सेल में मेरा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, वहां लेके जाना है। वहां आरएनए नहीं घुस सकता, क्योंकि आरएनए इज नॉट द पासपोर्ट टू एंटर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जाना है तो डीएनए चाहिए। वो डीएनए क्या करता है, मेरी बॉडी से सब कुछ लेता है और यहां पे बना देता है। मेरी बॉडी में जाके सिर्फ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लाके आरएनए से, सिंगल स्ट्रैंड से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना लेता है। एक बार डीएनए बन गया, ये मेरे न्यूक्लियस में जा सकता है, ये तुरंत न्यूक्लियस में जाता है, जाके मेरे अपने डीएनए से इंटीग्रेट कर जाता है। अब एक वायरस ने 1 मिलियन वायरस पार्टिकल्स आपकी बॉडी में गए, एक टी सेल से टकरा गया, इससे पहले वो बी सेल से टकराता या मैक्रोफेज से, एंटीबॉडी से टकराता, अब वो जाके मेरे डीएनए में जुड़ गया। एक टी सेल में ये हो गया, उसके बाद एचआईवी का कोई इलाज नहीं है, बिकॉज अब आपको एचआईवी को किल करना है तो मेरे टी सेल को किल करना पड़ेगा। टी सेल को किल करोगे तो पेशेंट वैसे ही मर गया, जी नहीं सकता। सो नाउ इट हैज टेकन कंट्रोल ऑफ द टी सेल। नाउ टी सेल इज द वायरस फैक्ट्री। अब वो टी सेल जिसका काम डिफेंड करना था, जरा सा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ तो टी सेल अपना नॉर्मल काम तो करेगा, लेकिन साथ के साथ वो क्या करेगा, बहुत सा मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ वायरस पार्टिकल्स वहां से बनने शुरू हो जाएंगे। उसको जो जो चीजें चाहिए वो सब मेरी बॉडी से ले रहा है। बाकी तो अपने साथ तो वो सिर्फ आरएनए लेके आया था और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लेके आया था। जो मैंने अब तक कहा वो सारा एक स्लाइड में देख सकते हैं। ये सारा टी सेल है, इसके अंदर जो है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में रेड जो डीएनए है वो मेरा है। एचआईवी आया, वो जुड़ा क्योंकि लॉक एंड की हुआ, आरएनए अंदर आया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने सिंगल स्ट्रैंड से डबल स्ट्रैंड डीएनए बनाया ब्लू कलर का, ब्लू कलर अंदर गया, जाके मेरे सेल से मेरे डीएनए से जुड़ गया। एक बार जुड़ गया, उसके बाद जब ये एक्टिवेट होगा तो वायरस पार्टिकल्स, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ वायरस पार्टिकल्स बनने शुरू हो जाएंगे। अब जो है उसका कोई वो इलाज नहीं है, बिकॉज अब सब कुछ जो है वो मेरी बॉडी में बन रहा हो रहा है। अब अगर ये है तो हम इसको, केमिस्ट कहाँ पे काम कर सकता है, फिर साइंटिस्ट क्या कर सकते हैं। सो साइंटिस्ट ने सबसे पहले ये सोचा कि हम क्या करें, तो उनको लगा कि कोई ऐसी चीज़ देखी जाए जो मेरी बॉडी को नहीं चाहिए, वायरस को चाहिए। और वो डेफिनेटली वो क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हमें तो नहीं चाहिए, वो इसी को वायरस को चाहिए। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का काम है सिंगल स्ट्रैंड से डबल स्ट्रैंड आरएनए से डीएनए बनाना। तो साइंटिस्ट को लगा लेट अस टारगेट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है, डीएनए सिंथेसिस करता है। और जो डीएनए सिंथेसिस है, अगेन यू सी, वो अगर मान लीजिए आरएनए से डीएनए नहीं बना तो चाहे मेरी बॉडी में चला भी गया, इन्फेक्शन नहीं होगा, बिकॉज डीएनए बने बिना वो मेरे न्यूक्लियस में नहीं जा सकता। और डीएनए सिंथेसिस ये भी एक टेक्निकल मैटर है केमिस्ट्री का, बट लेकिन अगर मैं इसको सिंपल भाषा में कहूँ, डीएनए जो है हालांकि डबल स्ट्रैंडेड होता है, एक एक स्ट्रैंड बनती है। तो ये मान लीजिए ये डीएनए स्ट्रैंड जो इधर है ये बढ़ रही है। अब मैं ये कहता हूँ आप इसको ऐसे देखिए, केमिस्ट्री छोड़िए, ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है, यहाँ एक बी लगा है, ये शुगर है, OH है, उधर OP लगे हुए हैं। ये जो बिल्डिंग ब्लॉक है इसमें दो चीज़ें हैं, एक है हैंडल, ये जो OH नीचे लगा हुआ है, एक है ग्रूव। डीएनए सिंथेसिस कैसे होती है, एक एक बिल्डिंग ब्लॉक से। ये बिल्डिंग ब्लॉक है, मान लीजिए ये जो आपका ऑडिटोरियम है, इसका बिल्डिंग ब्लॉक ब्रिक है, तो एक एक ईंट आप रखते जाएंगे और इसकी दीवार ऊंची होती जाएगी। सो ब्रिक इज द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर दिस ऑडिटोरियम। सिमिलरली ये जिसको हम न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, ये इसका बिल्डिंग ब्लॉक है। तो ये कैसे काम करता है आप देखिए, अगर मान लीजिए जैसे नया आया तो ये ऊपर वाले हैंडल से ग्रूव में अटैक हुआ और देखिए डीएनए सिंथेसिस में एक और बिल्डिंग ब्लॉक जुड़ गया। जैसे आपका मिस्त्री एक एक ईंट रखता है, ऐसे ही नेक्स्ट आया, फिर देखिए हैंडल टू ग्रूव, ये ऐसे एक एक करके बढ़ती जाएगी। साइंटिस्ट को लगा कि क्या किया जाए, उनको लगा कि अगर इस बिल्डिंग ब्लॉक को फॉल्टी कर दिया जाए, फॉल्टी बिल्डिंग ब्लॉक। इमेजिन करिए कि आप अपना ऐसा ऑडिटोरियम, आप घर बनवा रहे हैं और आप अपने मिस्त्री को तिरछी कटी हुई ईंटें देनी शुरू कर दो, कितनी देर वो दीवार सीधी रहेगी, ज़्यादा देर नहीं रहेगी, उसके बाद गिर जाएगी। सो साइंटिस्ट ने यही सोचा, उनको लगा इसके दो पार्ट हैं, हैंडल और ग्रूव। बोले या हैंडल हटा दो या ग्रूव हटा दो। तो सिंपली आप देखिए, नॉर्मल ब्लू बिल्डिंग ब्लॉक से जो ड्रग है उसमें OH नहीं है, हैंडल नहीं है। उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि अगर नॉर्मल बिल्डिंग ब्लॉक की बजाय अब अगर मेरा जो है एक ड्रग मॉलिक्यूल लग गया, जो फॉल्टी बिल्डिंग ब्लॉक लग गया, तो अब आगे चाहे जितने मर्जी नॉर्मल बिल्डिंग ब्लॉक पड़े हों, वो आगे डीएनए सिंथेसिस नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास OH ही नहीं है, हैंडल नहीं है। दैट इज हाउ दे टैकल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। बट इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जिसको एक दिन में 1 मिलियन कॉपीज बनानी थी, उसके लिए चाहे ये अगर आखिरी यूनिट था, अगर ये लग गया, वो इसके पास प्रूफ रीडिंग नहीं है,
उसको ये खत्म करना पड़ेगा, उसको नए सिरे से नया डीएनए बनाना पड़ेगा। दैट मीन्स अब उसको हमने काम लगा दिया, मार नहीं पाए, उसको हमने काम लगा दिया। अगर एक दिन में 1 मिलियन कॉपीज बननी थी तो अब हो सकता है सिर्फ फ्यू हंड्रेड बने। सो व्हाट वी कुड डू, वी कुड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ of the AIDS patient. We could improve the longevity of the AIDS patient. Right? So ये पहली 5 medicines थी। आज तो हमारे पास बहुत ज़्यादा medicines है। These are the first 5 medicines which were developed, but remember, none of them is a complete cure. They can only delay the development of they can only delay the development of AIDS. एक cure नहीं है। अब मैं दूसरे पार्ट के लिए, so I'll take 3 minutes to explain my view of that HIV/AIDS is a highly difficult disease to get. अगर मैं ये देखूं इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तो HIV होने के लिए 2 प्राणी हैं, उनमें से किसी को HIV हो जाए तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? मेनली 2 रिक्वायरमेंट्स। नंबर 1, HIV मस्ट ऑलरेडी बी प्रेजेंट। 2 लोग जिनको पहले HIV नहीं है, दे व्हाटएवर दे डू, कुछ भी उनको हो सकता है, HIV नहीं हो सकता, बिकॉज HIV मस्ट ऑलरेडी बी प्रेजेंट। अगर दोनों में से किसी को HIV नहीं है तो डजंट मैटर व्हाट दे डू, HIV जनरेट नहीं हो सकता। सो HIV मस्ट ऑलरेडी बी प्रेजेंट। सेकेंड इज इट मस्ट गेट इन टू योर ब्लड स्ट्रीम। यहां एक जग में हमने HIV इन्फेक्टेड ब्लड रख दिया, मैं सारा दिन उसमें हाथ डाल के बैठा रहूं, मुझे HIV नहीं हो सकता, बिकॉज द स्किन इज अ परफेक्ट बैरियर। हाँ, मेरे स्किन पे घाव नहीं होना चाहिए, निक नहीं होना चाहिए, वुंड नहीं होना चाहिए। सो इट, नंबर 1, इट मस्ट बी प्रेजेंट। नंबर 2, इट मस्ट गेट इन टू माई ब्लड स्ट्रीम। हाउ मेनी एक्टिविटीज यू थिंक where something enters your bloodstream without your explicit knowledge? There are very few. Mother to baby, एक्सीडेंट, गोइंग ऑन अ रोड, आप झाबुआ में ट्रैवल कर रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा है, ब्लड बैंक पास में है नहीं, डॉक्टर ने जो पहला आपको O पॉजिटिव जो आपका था, आपका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव था, जो फर्स्ट O पॉजिटिव मिला वो बिना स्क्रीनिंग के आपको चढ़ा दिया, उस पेशेंट को HIV था तो आपको हो जाएगा। डॉक्टर इज़ हेल्पलेस बिकॉज उसको आपकी जान बचानी है, ब्लड बैंक की वेट करेगा तो ब्लड लॉस हो चुका है। आई एम ऑल्सो हेल्पलेस, आई एम अनकॉन्शियस, मुझे मालूम ही नहीं है। सो विदाउट माई नॉलेज, मदर टू बेबी विदाउट बेबीज नॉलेज, मदर को है, बेबी को हो रहा है, बेबी कुछ नहीं कर सकता। इसके अलावा कोई और आपके माइंड में आता हो वेयर समथिंग एंड सम एंटर्स योर ब्लड स्ट्रीम विदाउट योर एक्सप्लिसिट नॉलेज, आई विल बी वेरी हैप्पी टू डिस्कस। नाउ, कैन HIV सर्वाइव आउटसाइड द बॉडी? Well, in lab we can make it survive for 3 to 4 weeks under controlled temperature, controlled humidity, controlled pressure, everything, right? And air, it doesn't survive in air. जैसे मैंने कहा कि आप इसको बाहर रख दें, ये कुछ नहीं कर सकता, कुछ समय के बाद मर जाएगा। Air doesn't kill it, but it cannot survive in air. But it can survive in needles for pretty long time. Injection needles, pretty long time, 2 to 3 weeks. इसी वजह से जो ड्रग एडिक्ट्स हैं उनमें HIV का मेन रीजन शेयरिंग इंजेक्शन नीडल्स है। अब मैंने कहा आई विल नॉट टॉक लाइक डॉक्टर्स, बट इफ आई हैव टू क्लब दैट हाउ HIV कैन बी ट्रांसमिटेड, मेनली 3 ways. वन इज अबाउट अनप्रोटेक्टेड सेक्स, जिसके बारे में गवर्नमेंट बहुत बात करती है, हर कॉलेज, हर हॉस्पिटल, सबके बाहर यूजुअली एक पैम्फलेट, एक वो बैनर लगा रहता है। बट अदर देन दैट, जिसके बारे में बात ज़्यादा नहीं होती, दैट इज़ अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ब्लड और अदर बॉडली फ्लूइड्स। बॉडली फ्लूइड से होता है, लेकिन सारे बॉडली फ्लूइड्स HIV कैरी नहीं करते, जैसे स्वेट है, टीयर्स हैं, ये सलाइवा है, दे आर नॉन इन्फेक्शियस। एंड थर्ड इज मदर टू बेबी, विच इज़ वेरी डियर टू मी। Mother to baby, it can have before birth, it can have during birth, or through breast milk. Through breast milk, the question is still not settled in the scientific community because the American Medical Association and the European Medical Association, Indian Medical Association, they have divergent views. So let us stick to 2, before birth and after birth. So activities, the non-sexual routes जिसके बारे में बात कम होती है, sharing injection needles. So drug addicts में 50 लोगों का ग्रुप है जो ड्रग्स लेता है। अगर एक को HIV है तो अल्टीमेटली उन 50 के 50 को होगा ही होगा इफ़ दे आर शेयरिंग इंजेक्शन नीडल्स, बिकॉज नीडल्स में बहुत लंबे समय तक रह सकता है। हेल्थ केयर वर्कर्स, आपका बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें एक नर्स दिन में 500 इंजेक्शन लगाती है, उसने मुझे इंजेक्शन लगाया, मुझे HIV था, इससे पहले कि वो नीडल डिस्पोज कर सकती, गलती से, एक्सीडेंट, ऑक्यूपेशनल हैजर्ड सब जगह होते हैं, और आप नर्सेज से बात करें, उनको होता है, ये चुभती हैं, वो स्टिक चुभ गई तो उसको HIV होने के पूरे चांसेस है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सारा ब्लड जो है वो HIV एंटीबॉडी टेस्ट उस पर हुआ होना चाहिए एज पर लॉ, लेकिन बहुत बार आप अखबार में पढ़ते हैं 6 साल की बच्ची को HIV हो गया, वो यूजुअली थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। हेमोफिलिया एक कंडीशन होती है जिसमें बॉडी का ब्लड क्लॉट नहीं करता।
हमारी बॉडी का ब्लड क्लॉट करने के लिए एक फैक्टर होता है बॉडी में जिसको हम कहते हैं फैक्टर 8। तो अगर आपकी बॉडी में वो नहीं बन रहा है या बहुत कम बन रहा है तो आपको तो ऐसा पर्सन एक सिंपल पिन प्रिक से मर सकता है, बिकॉज जो आपका ब्लड अपने आप रुक जाता है, मुंह सलाइवा लगा देते हैं रुक जाता है। तो अगर हेमोफिलिया का अगर फैक्टर 8 नहीं है या कम है तो ब्लड रुकेगा ही नहीं, एक पिन प्रिक से ही आपका पूरा ब्लड लॉस हो सकता है। तो ऐसे लोगों को फैक्टर 8 बाहर से दिया जाता है और वो बनाने के लिए हेल्दी वॉलंटियर से लिया जाता है ब्लड, उसमें से फैक्टर 8 निकाला जाता है। अब 100 लोगों से ब्लड लिया, अगर उसमें से कोई एक भी HIV इन्फेक्टेड ब्लड उस पूल में चला गया तो सारा फैक्टर 8 HIV से कंटेमिनेट हो गया। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम 90% ऑफ द हेमोफिलिक पेशेंट्स इन द US दे वर HIV इन्फेक्टेड। देयर न्यू रेट ऑफ इन्फेक्शन इज 0 बिकॉज अब नाउ देयर you see screening is so strong that new infection is 0. प्लेटलेट्स, डेंगू में प्लेटलेट्स चढ़ती हैं, अगर वो HIV इन्फेक्टेड पेशेंट से चढ़ेंगी और उस HIV इन्फेक्टेड ब्लड से प्लेटलेट्स ली होंगी तो उससे भी जो है HIV हो सकता है। एंड दिस इज हेयर इट शोज दैट व्हाट इज द लाइकलीहुड ऑफ कैचिंग HIV। इंजेक्टिंग ड्रग्स, ए पर्सन इंजेक्टिंग ड्रग्स इज 35 times more prone to HIV infection as compared to a one who is not injecting. Female sex workers 30 गुना उनमें ज़्यादा चांस है HIV का। गे मैन 28 times, ट्रांसजेंडर वुमेन 14 times. दिस इज जस्ट दैट। एंड अदर देन दिस, द लास्ट थिंग, मदर टू बेबी, बिफोर बर्थ, आफ्टर बर्थ, लेट अस स्किप द थ्रू ब्रेस्ट मिल्क, साइंटिफिकली नॉट सेटल्ड द क्वेश्चन येट। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए अब हमने भोपाल शहर में 100 सारी मदर्स का HIV टेस्ट कर लिया, उसमें से हमने 100 मदर्स ले ली जो HIV पॉजिटिव है। हमने क्या किया, सिर्फ उनकी स्क्रीनिंग की, वेदर दे आर पॉजिटिव और नॉट। हमने 100 मदर्स ले ली जो HIV पॉजिटिव है, एक्सपेक्टिंग मदर्स हु आर गोइंग टू डिलीवर अ बेबी। और मैं इसको सिंपल रखने के लिए कहता हूं कि एवरी मदर गेव डिलीवर्ड 1 बेबी। तो अब 100 मदर से 100 बेबीज हुए, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ उनका HIV स्टेटस जाना। 100 मदर से 100 बच्चे पैदा हुए, उन 100 में से सिर्फ 25 बच्चे होंगे जिनको HIV होगा, 75 को होगा ही नहीं। लेकिन किन 25 को होगा ये हम नहीं बता सकते। आपने उनको लेवल कर दिया 1 2 3 4 अप टू 100, आप नहीं बता सकते कि 9 नंबर बेबी को HIV होगा या नहीं होगा, 75 को होगा या नहीं होगा। बट जब आप टोटल गिनेंगे तो 25 से ज़्यादा नहीं होगा, 25 से ज़्यादा को नहीं होगा। दैट इज 75 HIV नेगेटिव, 25 पॉजिटिव, बट वी डोंट नो विच नंबर 25। अब आप कहेंगे इससे क्या हुआ, हमने तो कुछ नहीं किया। नहीं, हमने किया। अगर हमने किया, काउंट किया और HIV स्टेटस जाना एक्सपेक्टिंग मदर्स का, और उसके बाद हमने जो ड्रग्स हैं विच आर अवेलेबल एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम, हमने लेटर स्टेजेस ऑफ द प्रेगनेंसी में वो ड्रग्स भी दी उसको, तो ये जो इंसिडेंस 25% पे था, नाउ इट बॉइल्स डाउन टू 5 to 8%, मैक्सिमम ले लीजिए 8%। हमने आइडेंटिफाई किया HIV स्टेटस, उसके बाद फ्री ड्रग्स दी। 17 बच्चे एवरी आउट ऑफ 100 HIV पॉजिटिव वुमेन जो अदरवाइज HIV पॉजिटिव आने थे, अब वो HIV नेगेटिव आए। अगर हमने आइडेंटिफाई किया, ड्रग्स भी दी, एंड द डिलीवरी इज थ्रू C-section, नॉट द नॉर्मल, देन दिस इंसिडेंस इज ओनली 2%. Only 2%. 23 babies which otherwise would have come in this world, in your community, in Bhopal community, HIV positive, they'll come HIV negative just by knowing our HIV status. In the developed world, it's a must. You cannot have a baby without getting yourself scanned. You have both the parents. My son is born in Denmark. जब तक ये सारी टेस्टिंग नहीं होगी, you cannot have a baby. We need to be aware. हमें अपने ऊपर लेना है दैट एवरी पर्सन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज वी शुड बी प्राउड टू नो आवर HIV स्टेटस. Yes, I am HIV positive, I am HIV negative, so we should know. And finally, donor insemination is another technique through which it can be. My last slide, if I talk about HIV, is transmitted by, HIV is not transmitted by any of the insect bites. बहुत से लोग कहते हैं अरे मलेरिया फैल सकता है, HIV क्यों नहीं फैल सकता? नहीं फैल सकता. There are scientific reasons कि ना केवल मॉस्किटो से, किसी भी और इंसेक्ट से नहीं फैल सकता. कैजुअल कॉन्टैक्ट, शेयरिंग डिशेस और फूड्स, आप उसके साथ खा सकते हैं, सेम स्विमिंग पूल में नहा सकते हैं, सेम डिशेस शेयर कर सकते हैं, एवरीथिंग, नथिंग. कैजुअल कॉन्टैक्ट, शेयरिंग डिशेस, डोनेटिंग ब्लड, आई एम ए रेगुलर ब्लड डोनर, सिर्फ स्टरलाइज नीडल्स यूज़ होनी चाहिए. स्विमिंग पूल्स, मैं एक स्विमिंग पूल में जाता हूँ जहाँ 100 लोग हैं, 99 HIV पॉजिटिव है, मैं अकेला HIV नेगेटिव हूँ, मुझे स्विमिंग पूल से HIV नहीं हो सकता. ये कभी कभी न्यूज़पेपर्स में आता है. इट इज़ ऑल नॉनसेंस. वी मस्ट नॉट बिलीव ऑन दिस नॉन साइंटिफिक टॉक. सो पेट्स, किसी पेट से नहीं हमें हो सकता. सलाइवा, टीयर, स्वेट, फीसेस और यूरिन. सलाइवा के बारे में बहुत लंबे समय तक ये कहा जाता था माउथ टू माउथ किससे फैल सकता है. नाउ वी हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट साइंटिफिक डेटा दैट इट डजंट सर्वाइव इन सलाइवा. So, you see, this is a picture on the World AIDS Day from Birmingham. That is how
where the new rate of infection is 0. वो कहते हैं कि we are importing HIV. क्यों? क्योंकि जो immigrants आते हैं, asylum seekers आते हैं, उनके थ्रू आता है. But still, you see, they go to this extent to support, to promote awareness. We should do better. And through tattooing, piercing, acupuncture, electrolysis and shaving, जहाँ पर भी दो लोगों के blood mix हो सकते हैं, वहाँ इसकी पॉसिबिलिटी है. टैटूइंग आजकल बहुत बड़ा एक फैशन है. आपके घर में भी बच्चे जिद करते होंगे या कुछ कराते होंगे, तो टैटू, मान लीजिए मुझे HIV है, अगर मुझे जो नीडल्स यूज़ की, अगर वही नीडल्स आपको यूज़ कर ली, तो आपको HIV होगा. सिंपल सी चीज़ है. और उसका बड़ा सिंपल तरीका है कि आप उन नीडल्स को जो है सोप वाटर से धो लीजिए या सेवलॉन से साफ़ कर लीजिए. इट्स अ वेरी फ्रजाइल वायरस, बहुत स्ट्रॉन्ग वायरस नहीं है. सो थ्योरेटिकल रिस्क जरूर रहेगा जहाँ भी दो लोगों का ब्लड आपस में मिलता है. सो इन समरी, आई जस्ट ट्राई टू टेल यू, ऑल्दो आई रश्ड अ लिटिल बिट बिकॉज आई वाज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, दैट इट्स एन एपिडेमिक ऑफ मोनुमेंटल प्रोपोर्शंस. साइंटिफिक बेसिस पे मैंने एक प्योर टेक्निकल सब्जेक्ट आपको ये बताने की कोशिश की कि HIV इम्यून सिस्टम को कैसे डैमेज करता है और ड्रग्स क्यों नहीं है. कॉमन कोल्ड अपने आप ठीक हो जाता है, तो HIV क्यों नहीं हो पाता. एंड फाइनली आई ट्राइड टू गिव यू माई पर्सपेक्टिव दैट एड्स इज़ ए हाईली डिफिकल्ट डिजीज टू गेट. So I think that it's a perfect case where we can say that prevention is better than cure, or maybe prevention is the only cure. I'm very thankful to you for giving me this opportunity because a passionate teacher doesn't need anything more than a patient audience. So thank you very much. I'll be very happy to answer questions.